नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई राज्य पात्रता परीक्षा के अंतर्गत भूगोल विषय से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। तो आज हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए गए हैं। तो जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता जेम्स हटन ने कब कहा था कि ना तो प्रारंभ का कोई चिन्ह है न अंत होने की कोई आशा है। When the famous geologist James Hutton said no vestige of beginning and no prospects of an end। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1785, 1783, 1788, 1792। तो आपका जो विकल्प सही है वो है 1788। अब आपको बताते चले कि इस जो सेट की ये पेपर है इसमें 100 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को हल करेंगे और उसके बाद जो दूसरा वीडियो है उसमें हम लोग अगले 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू होमर जेफायरस इज ए। होमर के अनुसार जेफिरस एक है, क्या है? आकाश में उड़ने वाली वस्तु, पश्चिमी यूरोप की जनजातीय जनसंख्या, शीतकाल में दिनों के सूर्यतम की घंटे, पश्चिमी वायु का भगवान। तो आपका जो विकल्प है वो है आपका डी, गॉड ऑफ वेस्ट विंड या पश्चिमी वायु का भगवान। अगला प्रश्न जो पूछा गया है वो देख लेते हैं कि भूकंपीय लहरों द्वारा उत्पन्न समान आद्यात क्षेत्रों को कहते हैं। इसकी अंग्रेजी हम लोग पढ़ लेते हैं कि प्लेसेस ऑफ इक्वल डेंसिटी क्रिएटेड बाय सिस्मिक वेव आर कॉल्ड। ऑप्शंस दिए हुए हैं थर्मोसिस्मल लाइंस, आइसोसिस्मल लाइंस, सिस्मल लाइंस और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो समान घनत्व वाले, जो समान तीव्रता वाले भूकंप के जो क्षेत्र होते हैं उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसे कहते हैं आइसोसिस्मल रेखाएं या समभूकंपीय तीव्रता वाली रेखाएं। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अपरदनात्मक कारक जो कि कटे स्कंध के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। नेम ऑफ द इरोजनल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रंकेटेड स्पर। ऑप्शंस दिए हुए हैं नदी, हिमनद, वायु, समुद्री लहरें। तो जो ट्रंकेटेड स्पर होता है वो बनता है कहाँ पे? इरोजनल फैक्टर्स के थ्रू, ग्लेशियर्स के द्वारा। अगला जो प्रश्न है कि टुंड्रा प्रदेशों में मानवीय गतिविधियां मुख्यतः तटों पर ही सीमित हैं, क्यों? जो इंग्लिश वर्जन उसको पढ़ लेते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफ टुंड्रा आर लार्जली कन्फाइंड टू द कोस्ट। व्हाई? ऑप्शंस दिए हुए हैं क्योंकि तटों पर सामान्यतः उच्च तापमान पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ों पर काफी कम तापमान होता है, क्योंकि पठारी भागों में सदैव बर्फ पाई जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पर्यावरण विकट होता रहता है। तो आपका इसमें जो विकल्प सही है वो है पहला। कौन सा है? क्योंकि तटों पर सामान्यतः उच्च तापमान पाया जाता है, ड्यू टू कंपैरेटिवली हाई टेम्परेचर इन द कोस्ट एरिया। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि ओजोनोस्फीयर इज लोकेटेड बिटवीन। ओजोन मंडल स्थित है 15 से 35 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, मतलब पृथ्वी से 15 से 35 किलोमीटर की मध्य में, 20 से 25 किलोमीटर के मध्य में, पृथ्वी से 10 से 25 किलोमीटर के बीच में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ओजोनोस्फीयर या ओजोन मंडल है वो पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर के मध्य स्थित है। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं कि तापमान घटता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग हाइट्स, ऊंचाई बढ़ने के साथ, विद डिक्रीजिंग हाइट्स, ऊंचाई घटने के साथ, विद कांस्टेंट हाइट्स, ऊंचाई स्थिर रहने के साथ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका विकल्प, आपको मालूम होगा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान घटता जाता है, इसे ही नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। और ये जो होता है वो होता है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1 किलोमीटर, इसकी दर से वो तापमान घटता जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निम्न वायु दाब पाया जाता है क्योंकि लो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन, वहां पर निम्न तापमान पाया जाता है। बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, वहां अधिक वर्षा होती है। बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल, वहां पर उच्च तापमान पाया जाता है। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, वहां निम्न वर्षा होती है। बिकॉज ऑफ लो रेनफॉल। तो आपका प्रश्न था कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब पाया जाता है क्योंकि वहां पे क्या है, ज्यादा टेम्परेचर होता है। और जो इक्वेटोरियल बेल्ट होती है वो क्या होती है, मुख्यतः उसकी जो जेनेसिस होती है वो टेम्परेचर की वजह से होती है। और कौन सी जो प्रेशर बेल्ट है जो टेम्परेचर या तापमान जन्य है वो कौन सी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पोस्ट करिएगा। तो आपको बताते चले कि जो बेल्ट्स पाई जाती हैं कुछ जो है क्या है, गतिजन्य है, मतलब कि पृथ्वी के घूमने की वजह से वो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुई हैं, और कुछ बेल्ट हैं जो तापमान की वजह से हुई हैं। तो कौन सी बेल्ट है, प्रेशर बेल्ट है जो तापमान जन्य है, तापमान जनित है, और कौन सी वायुदाब जनित है, उनको आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन, सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कैरिबियन सागर में, कैलिफोर्निया की घाटी में, खाड़ी में, लाल सागर में या चीन सागर में। तो सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है जो दिए गए विकल्प हैं उनमें लाल सागर में पाई जाती है, वो जो होती है 37 से 41 ग्राम प्रति 1000, है ना, ये वो होती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, हु प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ऑप्शन दिए हुए हैं विलियम वेवेल, न्यूटन, R.A. हैरिस, इनमें से कोई नहीं। तो विलियम वेवेल महोदय ने प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूमिज निक्षेप नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ग्रेवल या बजरी, रेत या सैंड, मृत्तिका या क्ले, नेरेटिक मैटर। तो जो भूमिज होता है वो है नेरेटिक मैटर। अगला प्रश्न है कि नदी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, द रिवर विच फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी नदी के ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्धा, भीमा, तुंगभद्रा और वैनगंगा। तो जो तुंगभद्रा नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा कि तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल वेदरिंग। निम्न में से कौन रासायनिक अपक्षय नहीं है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन या कार्बोनेशन, हाइड्रेशन या हाइड्रेशन। ऑप्शन पे चौथा दिया हुआ ऑर्गेनिक वेदरिंग या जैविक अपक्षय। तो आपका जो जैविक अपक्षय है वो रासायनिक अपक्षय नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो वेदरिंग है वो 3 तरह की होती है। एक होता है यांत्रिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। अब यांत्रिक जो है वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी इसकी वजह से टूट फूट के वो हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। केमिकल में क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, हाइड्रेशन की क्रिया होती है, कार्बोनेशन की क्रिया हो, उसके तहत क्या होता है कि जिस भी पदार्थ में चीजें मिलती हैं उससे क्या होता है कि उनमें बदलाव होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 14 नंबर देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर बायोम्स। निम्न में से कौन सा प्रमुख बायोम नहीं है। ऑप्शंस दिए हुए हैं टुंड्रा बायोम, टेम्परेट बायोम या शीतोष्णकटिबंधीय बायोम, ट्रॉपिकल बायोम, उष्णकटिबंधीय बायोम या अंटार्कटिक बायोम। तो दिए गए विकल्पों में अंटार्कटिक बायोम का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, वो कोई बायोम नहीं है, ठीक है। तो आपका विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है, विच इज नॉट ए बायोटिक रिसोर्स गिवन बिलो। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं सॉइल या मृदा, वन फॉरेस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन, मानव। तो जो जैविक संसाधन नहीं है वो है आपका मृदा। ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि यहाँ हर परिवार में पशु रखे जाते हैं, किस देश की प्रजाति की विशेषता है। वेयर एवरी हाउस होल्ड्स कीप एनिमल्स इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ट्राइब एंड कंट्री। ऑप्शंस दिए हुए हैं तिब्बत खांगपा ट्राइब, केन्या के मसाई, ग्रीनलैंड के एस्किमो, श्रीलंका के नगमा। तो जो ऑप्शन है आपको बताते चले, जो मसाई जनजाति है जो कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में मुख्यतः केन्या में पाई जाती है, वहाँ पे हर परिवार में पशु रखे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन 20वीं शताब्दी का
प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता है? Who among the following a renowned geographer of 20th century? ऑप्शंस दिए हुए हैं रेकलस, रेडजेल, हेटनर, हार्टसोन। तो हार्टसोन जो है वो 20वीं शताब्दी के सबसे ज्यादा प्रमुख भूगोलवेत्ता हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जीरोफाइट वेजिटेशन इज फाउंड इन। जीरोफाइटिक वनस्पति किन क्षेत्रों में मिलती है? ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या ट्रॉपिकल रीजन, उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र या डेजर्ट रीजन, दलदली क्षेत्र या मार्सी रीजन, ध्रुवीय क्षेत्र या पोलर रीजन। तो आपका जो जीरोफाइटिक पाया जाता है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां पर वर्षा की मात्रा अत्यधिक कम होती है और आर्द्रता बहुत कम होती है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बागवानी में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है? विच इज नॉट कवर्ड अंडर द हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन दिए हुए हैं वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां, फ्रूट्स मतलब फल, फ्लावर्स फूल, बी कीपिंग या मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन जो है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राई फार्मिंग। निम्न में से कौन एक शुष्क कृषि की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस दिए हुए हैं आर्द्रता संरक्षण, ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन, मृदा का पोषण, सॉइल पल्वेराइजेशन, वाष्पीकरण बचाव, इवेपोरेशन प्रोटेक्शन, इरिगेशन या सिंचाई। तो सिंचाई जो है वो शुष्क कृषि की एक विशेषता नहीं है, और जहां सिंचाई होगी वहां पे क्या होगा कि वो नम कृषि के तहत आएगा। अगला प्रश्न है जो है कि निम्न में से किस नदी पर कोटा बैराज निर्मित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कोटा बैराज इज कंस्ट्रक्टेड? सिंध, बेतवा, चंबल, केन। तो कोटा कहाँ किस नदी किनारे है? चंबल नदी किनारे। तो आप सीधे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है। अगला जो है प्रश्न दिया हुआ है कि द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता है टेम्परेट फॉरेस्ट या शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, सवाना ग्रासलैंड सवाना में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया उत्तर पूर्व भारत में, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट विषुवतरेखीय वनों में। तो जो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी होती है वो विषुवतरेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं जो बायोडाइवर्सिटी है वो घटती जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? विच ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड टाइगर स्टेट? ऑप्शन दिए हुए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त प्रदेश है। मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया इज। असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो बिहार जो है सर्वाधिक बाढ़ से ग्रसित होने वाला प्रदेश है। अगला प्रश्न दिया हुआ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोनोलॉजी वाज गिवन बाई। भू विस्तारी ये संकल्पना किसने प्रतिपादित की? ऑप्शंस दिए हुए हैं टॉलमी, रिस्थोफेन, हेटनर, जेम्स। तो हेटनर महोदय जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोनोलॉजी उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हु एमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर्स ऑफ इंडिया हैज बीन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन IGU। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा भूगोलविद अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ का उपाध्यक्ष रह चुका है? ऑप्शंस दिए हुए हैं प्रोफेसर कुरैशी, प्रोफेसर RB सिंह, प्रोफेसर माजिद हुसैन, प्रोफेसर BR व्यास। तो प्रोफेसर RB सिंह जो कि वर्तमान में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भूतपूर्व विभागाध्यक्ष रह चुके हैं और प्रोफेसर रहे हैं, तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय जो भूगोल संघ है उसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं। साथ में वर्तमान में वो महासचिव भी हैं जो कि 2023 तक रहेंगे। और अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी शुष्क हवाएं हैं? विच इज द ड्राई विंड? सी ब्रीज, समुद्री समीर। ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा दिया है मानसून, तीसरा विली विली, चौथा चिनूक। तो जो ड्राई विंड है वो है चिनूक, जो कि राकीस पर्वत के ढलानों से जो USA का जो मैदान है उनमें प्रवाहित होती है, और चिनूक को जो है गर्म हवा होती है जिसके कारण इसे हिमवच्छी हवा कही जाती है या पवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट शुगर केन प्रोडक्शन? ऑप्शंस दिए हुए हैं कर्नाटका, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? विच इज नॉट ए कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी? ऑप्शंस दिए हुए हैं बायोमास, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो बायोमास जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है।
ये गैर परंपरागत स्रोत है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि मालवा पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? विच सॉइल इज फाउंड इन मालवा प्लेटिंग? ऑप्शंस दिए हुए हैं लाल, दोमट, काली, सैंड या रेत। तो काली मिट्टी जो है मालवा के पठार पाई जाती है। अगला प्रश्न जो है 31 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हिल स्टेशन टाउन? निम्न में से कौन एक पहाड़ी नगर है? ऑप्शंस दिए हुए हैं देहरादून, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, कोटा। तो देहरादून एक पहाड़ी नगर है। अगला प्रश्न है कि लोयस मुख्यतः निर्मित होती है। लोयस इज कंपोज्ड लार्जली ऑफ रिवर डिपोजिशन या नदी निक्षेपण से, विंड डिपोजिशन वायु निक्षेपण से, कोस्टल डिपोजिशन तटीय निक्षेपण से, डेल्टा डिपोजिशन डेल्टा निक्षेपण से। तो जो लोयस के मैदान बनते हैं मुख्यतः वायु के उड़ा कर लाए गए जो रेत होती है उसके जमाव से होता है, और जो लोयस के ज़्यादातर मैदान पाए जाते हैं वो चीन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से पृथ्वी की सतह से सर्वाधिक दूरी पर क्या है? विच इज फाउंड एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ? फोटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, होमोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी पर है पृथ्वी की सतह से। और फोटोस्फीयर क्या है ये आप मुझे बताइएगा, ये सूर्य से संबंधित है। आप बताइएगा फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर आप याद करिए और बताइए कि फोटोस्फीयर क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक वायुयान धरातल से 250 मीटर की औसत ऊंचाई से कैमरे की फोकल लेंथ 250 मिलीमीटर पर रखकर फोटो खींच रहा है तो छाया चित्र का मापक क्या होगा? अब देखिए ये एरियल फोटोग्राफी से आपसे प्रश्न पूछा गया है, सुना है? तो अब आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि फोकल लेंथ अपान जो है जो धरातल से ऊंचाई है उसका अनुपात जो है उससे हम मापक निकालते हैं। तो 250 मिलीमीटर बटे 2500 मीटर, तो जो 2500 मीटर है उसको भी आप मिलीमीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे और फिर कट करेंगे तो जो स्केल आएगी वो आएगी 1:10,000। इंग्लिश में क्या है उसको आप पढ़ लीजिए क्योंकि अंग्रेजी भाषी भी बहुत से प्रतियोगी हैं कि इफ एन एयरक्राफ्ट इज टेकिंग एरियल फोटो फ्रॉम एन एवरेज हाइट ऑफ 2500 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड विथ सेटिंग फोकल लेंथ ऑफ कैमरा एट 250 mm देन द स्केल ऑफ फोटोग्राफ विल बी। ठीक है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से भारत के किस घाटी में सफल क्षेत्रीय नियोजन हुआ? इन विच रिवर वैली ऑफ इंडिया हैज सक्सेसफुल रीजनल प्लानिंग अकर्ड? ऑप्शंस दिए हुए हैं दामोदर घाटी, दामोदर वैली, हुगली घाटी, कुल्लू घाटी, चंबल घाटी। तो जो दामोदर घाटी है उसमें प्लानिंग सबसे अच्छे तरीके से हुई है। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में पश्चिमी हिमालय में होने वाली वर्षा का कारण है। द रीजन बिहाइंड द विंटर सीजन रेन्स इन द वेस्टर्न हिमालयाज इज? चक्रवात द्वारा, मानसून द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा और या फिर वेस्टर्लीज द्वारा। तो आपको मालूम है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारत के पश्चिमी जो उत्तरी भाग है और हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसमें वर्षा शीत ऋतु में होती है। अगला प्रश्न है कि भीमा नदी किसकी सहायक नदी है? भीमा रिवर इज द एसोसिएटेड रिवर ऑफ गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, तापी। तो कृष्णा की सहायक नदी। अगला प्रश्न दिया हुआ कि दिफू दर्रा कहाँ स्थित है? वेयर इज द दिफू पास लोकेटेड? सिक्किम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में। अब आप दर्रों को याद कर डालिए कि कौन सा दर्रा कहाँ है और किस प्रदेश में है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया है? ऑप्शन जो इंग्लिश में वर्जन है उसको भी पढ़ लेते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज डिवाइडेड इंडिया इनटू हाउ मेनी सिस्मिक जोन्स? ऑप्शंस दिए हुए हैं 3, 5, 6, 4। तो पहले जो था वो 5 था, अभी जो वर्तमान में है वो 4 है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पवन को प्रभावित करने वाला नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट इफेक्ट्स विंड? ऑप्शंस दिए हुए हैं दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, घर्षण, फ्रिक्शन, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, कोरियालिस फोर्स, कोरियालिस इफेक्ट। तो चुंबकत्व जो है वो पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अपेक्षाकृत गर्म सतह
सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों में से शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति कहलाती है। The vertical movement of cold water from deeper oceanic layers to replace warmer surface water is called पक्लिलता या टर्बिडिटी, उन्मज्जन या इमर्जेंस, ऊर्ध्वगमन या अपवेलिंग, हैलोक्लाइन। ये 4 ऑप्शन दिए। तो आपको मालूम है कि इस तरह की प्रक्रिया जो होती है उसे ऊर्ध्वगमन या अपवेलिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक हरित गृह गैस वैश्विक ऊष्मन से संबंधित नहीं है। पहला विकल्प है जलवाष्प वाटर वेपर, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन, चौथा है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा टैगा बायोम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैगा बायोम। ऑप्शंस दिए हुए हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय बायोम, सब ट्रॉपिकल बायोम, अर्ध उत्तर ध्रुवीय बायोम, सब आर्कटिक बायोम, सवाना बायोम और उप सहारा बायोम या सब सहारा बायोम। जो टैगा में का जो है भाग है वो है अर्ध उत्तर ध्रुवीय बायोम और सब आर्कटिक बायोम। तो आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है कि द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड। ये प्रश्न कई बार हर जगह पूछा जाता है, इसको तो आप बिल्कुल रट ही डालिए। 2 पारिस्थितिक तंत्रकों के बीच संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं आइसोटोन, आइकोक्लाइन, इकोक्लाइन या आइकोक्लाइन, आइसोलाइन और इकोटोन। तो उसे कहते हैं संक्रमिका या इकोटोन। विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है कि 1959 में प्रकाशित पुस्तक पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द बुक entitled Perspective on Nature of Geography published in year 1959 was authored by। ऑप्शंस दिए हुए हैं एलन चर्चिल सैम्पल, रुडोल्फ जेलेन, रिचर्ड हार्टसोन, ईसा बोमेन। तो रिचर्ड हार्टसोन महोदय ने ये 1959 में बुक लिखी थी। इसके पहले इन्होंने 1939 में नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी, जो कि 20वीं शताब्दी की सबसे अच्छी ज्योग्राफी की पुस्तकों में से एक थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने एटलस ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर को संकलित किया। Who among the following compiled an atlas of world agriculture? ऑप्शंस दिए हुए हैं O.E. बेकर एंड B.C. फिंच। अगला है R.L. हीथकोट। अगला है A.B. परपीलर। अगला है W.L. थॉमस। तो एटलस ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर जो संकलित किया था वो बेकर और फिंच महोदय ने किया था। अगला प्रश्न जो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ऑप्शंस दिए हुए हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो दिए गए विकल्पों में गुजरात का सबसे ज्यादा तटरेखा है। अगर हम ध्यान से देखें तो जो तटरेखाओं के मामले अगर हम बात करें तो अगर द्वीपीय क्षेत्रों को भी मिला दें तो सबसे ज्यादा तटरेखा जो है अंडमान निकोबार की है, उसके बाद गुजरात की है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की है, उसके बाद तमिलनाडु की है, समझे, उसके बाद केरला की है। इस तरह से सीक्वेंस है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस में लैटेराइट मृदा का संकेंद्रण सर्वाधिक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द कंसंट्रेशन ऑफ लैटेराइट सॉइल इज हायर। ऑप्शंस दिए हुए हैं उड़ीसा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। तो उड़ीसा में जो है लैटेराइट मृदा का संकेंद्रण ज्यादा पाया जाता है पूर्वी तटों के सहारे। अगला प्रश्न जो है पूछा गया है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। द वैली ऑफ कश्मीर लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। ऑप्शंस दिए हुए हैं पीर पंजाल एंड कराकोरम, पीर पंजाल और कराकोरम श्रेणी के बीच में, पीर पंजाल एंड जास्कर श्रेणी उसके बीच में, जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी, सुलेमान एवं पृथक श्रेणी। तो जो स्थित है कश्मीर घाटी वो है पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के बीच में। अगला प्रश्न है कि काल स्थान भूगोल की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। Who among the following has propounded the concept of time and space geography? हैगस्टैंड, हैगेट, जॉनस्टन और हार्वे। तो हैगस्टैंड महोदय ने जो है टाइम एंड स्पेस इन ज्योग्राफी को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न
अब ये आपने जो है 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए। एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी। आधुनिक आर्थिक भूगोल के पिता हैं जिमरमैन, R.N. ब्राउन, चिसोल्म और C.F. जोन्स। तो जो आधुनिक भूगोल के पिता हैं वो हैं आपके चिसोल्म, जो चिसोल्म महोदय हैं। तो अब आपने 51 प्रश्न देख लिए इस वीडियो में। अगले जो 50 प्रश्न है, 49 प्रश्न है, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इसलिए अब अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं। तो उम्मीद है ये जितने भी प्रश्न हैं आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियोस को, जिससे कि उनको भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके और भूगोल विषय को लेते हुए कई प्रतियोगी परीक्षाओं में उनको सफलता मिल सके। धन्यवाद।